अगर करना एक कागज के टुकड़े को ही प्रिंट है तो फिर ज्यादा पैसा छाप कर लोगों में पैसे बांटकर गुर्बत को एक दफा खत्म क्यों नहीं कर देते। इन्हीं दो प्राइमरी रीजंस की वजह से स्टेट बैंक चाहते हुए भी ज्यादा पैसा प्रिंट नहीं कर सकता। तो बस यही होता है कागज के टुकड़े और करेंसी नोट में फर्क है। और एक नया सिस्टम लेके आते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड। ये इतना बड़ा नंबर है कि इसे इमेजिन करना भी मुश्किल है। एक बैंक भी हमें लोन तभी देता है जब हमारे पास उतनी वैल्यू का कुछ और एसेट मौजूद हो। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि पाकिस्तान अपने डिफरेंट लोन्स के लिए आईएमएफ से डील कर रहा है। ओवरऑल पाकिस्तान की गवर्नमेंट टोटल 131 बिलियन डॉलर का लोन ओ करती है डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अराउंड द ग्लोब। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 के अंडर सेक्शन 24 के तहत सिर्फ स्टेट बैंक को सोल पावर हासिल है कि वो जरूरी पॉलिसीज और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जितना पैसा चाहे उतना प्रिंट कर सकता है। आजकल के शदीद माशी बहरान और महंगाई की सूरत में आप सबके दिल में ये ख्याल जरूर आता होगा कि आखिर गवर्नमेंट ज्यादा पैसा प्रिंट करके अपने लोन्स क्यों नहीं उतार देती। अगर करना एक कागज के टुकड़े को ही प्रिंट है तो फिर ज्यादा पैसा छाप कर लोगों में पैसे बांटकर गुर्बत को एक दफा खत्म क्यों नहीं कर देते। स्टेट बैंक का क्या रोल है इन सब के अंदर, और जिन नेशंस ने ज्यादा पैसे प्रिंट करके अपने मुल्क में महंगाई को कम करना चाहा उसका इंपैक्ट उनकी इकोनॉमी के ऊपर कैसा रहा, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की वीडियो में। पाकिस्तान और आईएमएफ के मुज़ाकरात मुकम्मल। IMF का पाकिस्तान से फिर डू मोर का मुतालबा। Pakistan has decided to impose more taxes on its citizens. स्टेट बैंक पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है जो कि पाकिस्तान की करेंसी से रिलेटेड डिफरेंट मॉनेटरी पॉलिसीज को रेगुलेट करता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के लोन लेने और इनकी अदायगी को ओवरव्यू करने के साथ साथ पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स को भी मैनेज करता है स्टेट बैंक। पाकिस्तानी करेंसी प्रिंट करने से लेकर मुल्क में उसकी पूरी सर्कुलेशन और फटे पुराने नोटों को जाया करने तक की सारी जिम्मेदारी स्टेट बैंक की ही होती है। और पैसों की प्रिंटिंग के सारे काम स्टेट बैंक के अंदर एक सब्सिडरी पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू होते हैं, और स्टेट बैंक पाकिस्तान गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करता है। अब आते हैं इन दो प्राइमरी रीजंस के ऊपर जिनकी वजह से स्टेट बैंक चाहते हुए भी ज्यादा पैसा प्रिंट नहीं कर सकता। फर्स्ट रीजन है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। लास्ट फिस्कल ईयर 2023 में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन अपने हाईएस्ट पॉइंट एवर पर चली गई थी, यानी 37.97% महंगाई बढ़ चुकी थी पाकिस्तान में। अब इतनी महंगाई में अगर स्टेट बैंक ज्यादा पैसे प्रिंट करके लोगों में बांट दे तो क्या होगा। एक लाइन में कहा जाए तो पाकिस्तान में महंगाई कम होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। आइए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि टोयोटा पाकिस्तान में सालाना 100 गाड़ियां मैन्युफैक्चर करता है और हर गाड़ी की कीमत 1 लाख रुपए है। अब जिसके पास तो पैसे हैं या जो अफोर्ड करता है वो तो जाके उन गाड़ी को खरीद लेगा, और जिसके पास पैसे नहीं है वो डिफरेंट अल्टरनेट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करेगा, जैसे बस, बाइक, साइकिल वगैरह। लेकिन अगर आज स्टेट बैंक ज्यादा पैसे प्रिंट करके लोगों में बांट दे तो क्या होगा। जहां गाड़ियां लेने के लिए 100 लोग थे वहीं पर गाड़ियां लेने के लिए अब 1000 लोग आ जाएंगे, जिनके पास सबके पास ही पैसे होंगे। अब टोयोटा क्या करेगा, टोयोटा प्राइस बढ़ा देगा। टोयोटा तब तक प्राइस बढ़ाता रहेगा जब तक उन 100 गाड़ियों को खरीदने के लिए 100 बायर्स ही नहीं रह जाते जो टोयोटा की डिमांड प्राइस को पे करने के लिए इंटरेस्टेड हो। यानी कि टोयोटा की डिमांड बढ़ गई और सप्लाई लिमिटेड है तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। पूरी दुनिया में प्राइसेस ऐसे ही सेट किए जाते हैं डिमांड और सप्लाई के रूल के ऊपर। आज हम बहुत कॉमनली सुनते हैं कि फलां का रेट ऊपर चला गया, फलां का रेट नीचे चला गया, तो इसका मतलब यही होता है कि उनकी डिमांड और सप्लाई कितनी है। आज अगर पाइनएप्पल की कीमत ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि पाइनएप्पल की डिमांड काफी ज्यादा है और उसकी सप्लाई काफी लिमिटेड सी है, इसीलिए प्राइसेस को बढ़ाया जाता है ताकि ओवरऑल प्राइसेस में बैलेंस आ सके। तो अगर आज गवर्नमेंट ज्यादा पैसा प्रिंट करके लोगों में बांट दे तो लोग अमीर हो जाएंगे, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएंगी और लोग सारे के सारे मार्केट का रुख करेंगे। लेकिन मार्केट में सारी की सारी चीजों की सप्लाई एक काफी लिमिटेड सप्लाई है, तो क्या होगा, प्राइसेस के दाम बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से अल्टीमेट इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी यानी महंगाई बढ़ जाएगी। और ये नहीं कि किसी एक चीज की प्राइस बढ़ जाएगी बल्कि पूरे मुल्क में हर एक चीज की प्राइस बढ़ जाएगी। प्रोडक्ट और सर्विसेज से लेकर मुल्क में हर एक चीज में प्राइस में फर्क पड़ जाएगा। तो यहाँ पर एक गौरतलब सवाल उठता है कि क्यों गवर्नमेंट ज्यादा पैसा प्रिंट करके खुद ही लो प्राइसेस सेट क्यों नहीं कर देती। तो इसलिए दोस्तों कि इससे एक आम बिजनेसमैन, एक आम दुकानदार बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में चीजों की सप्लाई तो काफी लिमिटेड है, तो हर चीज बिकने लग पड़ेगी ब्लैक मार्केट में और चीजों की स्मगलिंग ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन यानी महंगाई और भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन वो अनरेगुलेटेड इन्फ्लेशन होगी, यानी गवर्नमेंट के अंडर नहीं होगी। जल्दी महंगाई कम करने के चक्कर में कई मुल्कों ने ज्यादा करेंसी छाप कर अपने मुल्क को बेहतर करना चाहा, लेकिन उससे बेहतर होने के बजाय वो और बर्बाद हो गए। दुनिया में पहली बार ये प्रैक्टिस 1960 में हंगरी में हुई थी, जहां पर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। महंगाई इतनी बढ़ चुकी थी कि हंगरी ने दुनिया की सबसे बड़ी डिनोमिनेशन का नोट छापकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था। जी हाँ, हंगरी ने अपनी करेंसी पेंगो में दुनिया का सबसे बड़ा नोट 100 मिलियन बिलियन यानी 16 करोड़ अरब रुपए का नोट छापा था, और ये नोट दुनिया की सबसे बड़े डिनोमिनेशन वाले नोटों में से एक है। ऐसा ही कुछ जिम्बाब्वे के साथ हुआ। खराब इकोनॉमी के चलते जिम्बाब्वे ने वक्त के साथ साथ कई नोट छापकर मुल्क में सर्कुलेट कर दिए थे, जिससे वक्त के साथ साथ महंगाई बढ़ती गई। लेकिन 2008 तक आते आते जिम्बाब्वे की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई और सिचुएशन इन्फ्लेशन से हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ चली जाती है, यानी हद से भी ज्यादा महंगाई। लोग बैगों में, बोरियों में भर भर के पैसे लेके जाते थे एक ब्रेड खरीदने के लिए, बच्चे बंडल्स के बंडल्स लेके जाते थे एक टॉफी खरीदने के लिए। 2008 में जिम्बाब्वे में इन्फ्लेशन रेट गैर यकीनी तौर पर 79.6% से बढ़ चुका था। ये इतना बड़ा नंबर है कि इसे इमेजिन करना भी मुश्किल है।
हाइपर इन्फ्लेशन के बाद जिम्बाब्वे में इकोनॉमी इतनी कोलैप्स कर जाती है कि उनका हाईएस्ट डिनोमिनेशन वाला नोट यानी 100 ट्रिलियन वाला नोट भी $1 से कम था। अमूमन 2% से इन्फ्लेशन बढ़ना एक हेल्थी इकोनॉमी की निशानी होती है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन बेसिक नीड्स के ऊपर यानी आटा, गंदम, चावल यानी कि जो बेसिक नीड्स हैं उसके ऊपर आ जाए तो कंट्री के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन बन जाती है। दूसरे अल्फाज में आपके पास पड़े हुए पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, यानी कि आपका पैसा डेप्रिशिएट हो जाता है। इन्फ्लेशन के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो कि करेंसी ना प्रिंट करने का वो है प्रिंट एज पर एसेट्स। यहाँ एसेट्स से मुराद आपके नेशनल रिजर्व्स, फॉरेन रिजर्व और मोस्ट इंपॉर्टेंटली गोल्ड रिजर्व्स हैं। पहले ज़माने में जब पेपर करेंसी एग्जिस्ट नहीं करती थी तो लोग बार्टर सिस्टम के थ्रू ट्रेड किया करते थे, यानी कि एक दूसरे के साथ चीज़ों को एक्सचेंज करके, यानी अगर किसी को चावल की ज़रूरत है तो वो उसको आटा देकर उसके साथ एक्सचेंज कर लेते थे। क्योंकि खाने पीने की चीज़ें पेरिशेबल गुड्स थी, यानी कि जो जल्दी ख़राब हो जाती थी, तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ मिनरल्स यानी कि गोल्ड और सिल्वर यूज़ होने लगा एज अ ट्रेड के लिए। लेकिन उस वक्त गोल्ड के साथ ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल होता था ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। फिर आगे जाके गवर्नमेंट एक नया सिस्टम लेके आती है जिसके अकॉर्डिंग ट्रेडर्स को बार बार गोल्ड लेकर फिरने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी वैल्यू का गोल्ड उनके पास है वो उतनी वैल्यू को गोल्ड गवर्नमेंट के हवाले करके उनसे एक रिसीट ले लेते थे, जिसको हम प्रोमिसी नोट भी कहते हैं। आगे जाकर यही रिसीट, यही प्रोमिसी नोट एक पेपर करेंसी में कन्वर्ट होता है। अब लोग इसी प्रोमिसी नोट को दिखाकर इतनी ही गोल्ड की वैल्यू के अकॉर्डिंग परचेजिंग कर सकते थे, खरीदारी कर सकते थे। वर्ल्ड वार 2 खत्म होने के बाद बहुत सारी डिफरेंट नेशन मिलकर इकट्ठे आते हैं और IMF और वर्ल्ड बैंक की बुनियाद रखते हैं और एक नया सिस्टम लेके आते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड। यहाँ पर गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब है कि पूरी दुनिया में डिफरेंट मुल्कों की इकोनॉमी को गोल्ड के साथ लिंक कर दिया जाता है। सो इस तरह इकोनॉमी की मॉनेटरी पॉलिसीज और रेगुलेशन के थ्रू एक कंट्री उतने ही पैसे तब प्रिंट कर सकता है जब उतनी ही वैल्यू के उनके पास एसेट्स पड़े हों या उतनी ही वैल्यू का गोल्ड पड़ा हो। एक बैंक भी हमें लोन तभी देता है जब हमारे पास उतनी वैल्यू का कुछ और एसेट मौजूद हो, क्योंकि असल ट्रेड तो आज भी बैक एंड के ऊपर गोल्ड के थ्रू हो रही है। करेंसी सिर्फ एक मीडियम है आज भी ट्रेड करने का। असल में इस कागज के टुकड़े की कोई वैल्यू नहीं है, इसे वैल्यू देते हैं हम बाय एक्सेप्टेंस। अगर आज हम इसे एक्सेप्ट करना बंद कर दें तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और इसे वैल्यू हम देते क्यों हैं? गवर्नमेंट के वादे, ट्रस्ट और एतबार के ऊपर। दोस्तों, आपने 100 रुपए के नोट के ऊपर कभी ना कभी ये जरूर पढ़ा होगा कि बैंक दौलत पाकिस्तान 100 रुपए हामले हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा, और इसी तरह का वादा पाकिस्तान की करेंसी के हर नोट के ऊपर होता है। तो बस यही होता है कागज के टुकड़े और करेंसी नोट में फर्क। करेंसी नोट के ऊपर गवर्नमेंट हमें वादा देती है कि आप इस नोट को लेकर कहीं पर भी जाएं, आपको इस 100 रुपए के बदले जो भी वैल्यू है वो आपको दी जाएगी। और ये वादा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर के सिग्नेचर के साथ किया जाता है, जिसकी वजह से इसके बाद हर कोई इसके ऊपर एतबार करता है, इसके ऊपर ट्रस्ट करता है। ये जमानत और वादा गवर्नमेंट तभी दे सकती है जब टोटल सर्कुलेटेड मनी के इक्वल उनके पास टोटल एसेट्स या गोल्ड मौजूद हो। इन्हीं दो प्राइमरी रीजंस की वजह से स्टेट बैंक चाहते हुए भी ज्यादा पैसा प्रिंट नहीं कर सकता। इन शॉर्ट कहा जाए तो गवर्नमेंट पैसा तो प्रिंट कर सकती है मगर दौलत नहीं। हम आम अल्फाज में कह देते हैं कि पैसा क्या दरख्तों पर उगता है, तो अगर पैसा दरख्तों पर उगता तो पैसे की वैल्यू उतनी ही होती जितनी दरख्तों पर लगे पत्तों की है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।